नमस्कार, मैं मोहनदास करमचंद गांधी। आज मैं आपको अपने जीवन के उस दौर के बारे में बताने आया हूं जिसे आप गांधी युग कहते हैं। मेरा जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी मैंने असाधारण रास्ता चुना। दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन की घटना ने मुझे झकझोर दिया। उसी अपमान ने मेरे भीतर सत्याग्रह की ज्वाला जगा दी। मैं कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गया। वहीं से मेरे विचारों को नई दिशा मिली। 22 वर्षों के संघर्ष ने मुझे मजबूत बनाया और 1915 में मैं भारत लौटा एक नए संकल्प के साथ। गोपाल कृष्ण गोखले मेरे राजनीतिक गुरु थे। उनकी सलाह पर मैंने पूरे भारत को समझने की यात्रा की। प्रमोद एकेडमी के माध्यम से आप मेरे विचारों को गहराई से समझ सकते हैं। इतिहास को जानना ही भविष्य को मजबूत बनाता है। यूपीएससी, पीसीएस, आईएएस, एसएससी, जीडी और एसआई की तैयारी करने वालों के लिए गांधी युग का हर अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज हमारे पास जो स्रोतों का स्टैक है वो आधुनिक इतिहास के व्याख्यान और कुछ बहुत ही रोचक रिसर्च नोट्स हैं। हाँ, और ये नोट्स महात्मा गांधी के शुरुआती जीवन और उनके जो प्रारंभिक आंदोलन थे उन पर फोकस करते हैं। बिल्कुल, और ये कोई टिपिकल इतिहास का बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला है जहां हम बस वही पुरानी रटी रटाई बातें दोहराने वाले हैं। सही कहा, जो लोग इतिहास फॉलो करते हैं उन्हें तो ये बेसिक्स पता ही है। एकदम। हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन कुछ और है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक औसत दर्जे का छात्र और शुरुआत में संघर्ष कर रहा एक युवा वकील आगे चलकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बना जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। ये सच में अवसरों को पहचानने और एक विचार को जन आंदोलन में बदलने की एक मास्टर क्लास है। मतलब शुरुआत अगर हम देखें तो 1869 में पोरबंदर में उनका जन्म हुआ। उनके पिता करमचंद, माता पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा, जिनसे उनकी 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। ये सब एक बहुत ही संपन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि को दिखाता है। बिल्कुल, और इन नोट से जो सबसे पहली दिलचस्प बात उभर कर आती है वो ये है कि गांधी शुरुआत में कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे। हाँ, उन्होंने तो खुद माना है कि वो एक औसत छात्र थे। बिल्कुल, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो उस वक्त के ज्यादातर भारतीयों के पास नहीं थी, पारिवारिक पैसा। इसी वजह से वो कानून की पढ़ाई के लिए लंदन जा पाए। और लंदन जाने से पहले का वो किस्सा बहुत मजेदार है। उनकी माता पुतलीबाई ने विदेश जाने की अनुमति देने से पहले 2 सख्त शर्तें रखी थी। हाँ, मांस और शराब से बिल्कुल दूर रहने की शर्त। और 19वीं सदी के लंदन में एक युवा लड़के के लिए इन चीजों से दूर रहना कोई आसान काम नहीं था। नोट्स में लंदन यूनिवर्सिटी का वो वाकया है जो सच में हंसाने वाला है। वो शराब की बोतल वाला नियम। हाँ, वहाँ यूनिवर्सिटी में हर हफ्ते 3-3 छात्रों के ग्रुप को पीने के लिए शराब की एक बोतल मिलती थी। अब क्योंकि गांधी शराब नहीं पीते थे तो बाकी छात्र उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए एकदम बेताब रहते थे। बिल्कुल, लॉजिक बहुत सीधा था। अगर गांधी उनके ग्रुप में हैं तो उनके हिस्से की शराब भी बाकी दोनों को मिल जाएगी। और इसी मजाकिया वजह से वो कैंपस में बहुत लोकप्रिय हो गए। उनकी पाबंदियों ने ही उनकी सोशल नेटवर्किंग कर दी। लेकिन इस हल्के फुल्के अनुभव से अलग लंदन में कुछ ऐसा भी हुआ जिसने उनके नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि लंदन में कानून की पढ़ाई ने ही उनके मन में समानता या इक्वालिटी के बीज बोए थे। वो कैसे? देखिए, उन्होंने वहां देखा कि ब्रिटिश लोग अपने ही देश में भारतीयों के साथ काफी सम्मान से पेश आते हैं। वहां वो नस्ल भेद नहीं था जो भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने बना रखा था। मतलब एक ही साम्राज्य लेकिन अपने देश में अलग व्यवहार और भारत जैसी कॉलोनी में बिल्कुल अलग व्यवहार। बिल्कुल, और जब एक युवा दिमाग इस विरोधाभास को देखता है तो उसे सिस्टम की कमियां साफ नजर आने लगती हैं। लेकिन समानता का ये भ्रम भारत लौटते ही टूट गया। 23 साल के इस युवा वकील को भारत में काम ही नहीं मिल रहा था। कोई भी नए और अनुभवहीन लड़के को अपना केस क्यों ही देता। सही बात है। और तभी दक्षिण अफ्रीका से दादा नाम के एक व्यापारी का प्रस्ताव आया। मैं ये सोच रहा था कि दक्षिण अफ्रीका से ही प्रस्ताव क्यों आया। इसके पीछे बहुत ही प्रैक्टिकल वजह थी। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी तीनों भाषाएं जानता हो। अच्छा, ताकि वो मजदूरों, व्यापारियों और ब्रिटिश जजों सबसे बात कर सकें। एकदम सही। और गांधी इस विशिष्ट जरूरत के लिए एकदम परफेक्ट फिट थे। तो वो दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। लेकिन नोट्स बताते हैं कि वहाँ की जमीनी हकीकत बहुत ही दर्दनाक थी। वहाँ भारतीय मजदूरों के लिए एक अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा था। वो असल में कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर गुलामी थी। 10, 20 या 30 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट पर
भारत के गरीबों को वहां ले जाया जाता था। और उनकी स्थिति तो अमानवीय थी। बिल्कुल, रात 7 या 8 बजे के बाद तो उन्हें जानवरों की तरह बाहर निकलने तक पर पाबंदी थी। और इसी अमानवीय व्यवस्था का सबसे क्रूर सामना खुद उन्हें करना पड़ा। वो मार्ट्सबर्ग स्टेशन की घटिया पीटर मारिन्सबर्ग स्टेशन वाली घटना। जी हाँ, कड़ाके की ठंड थी। उनके पास प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन केवल गोरे रंग का ना होने के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। उस ब्रिटिश अधिकारी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि टिकट वैध है या नहीं। उनके सिस्टम में एक अश्वेत व्यक्ति फर्स्ट क्लास में सफर कर ही नहीं सकता था। और 24 साल के उस युवा को कड़कड़ाती ठंड में रात भर स्टेशन पर ठिठुरना पड़ा। कोई भी आम इंसान शायद हार मानकर भारत वापस लौट आता है। लेकिन इस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। यहीं से उनका वो रणनीतिक बदलाव शुरू होता है। उन्होंने वापस भागने के बजाय 22 साल अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 20 से 50 साल के बीच का समय दक्षिण अफ्रीका में बिता दिया। और वहीं उन्होंने फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म बनाए। जी, और वो सिर्फ फार्म नहीं थे, वो एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे। और सबसे जरूरी बात, सत्याग्रह का पहला प्रयोग। बिल्कुल, सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग वहीं हुआ था। अब आते हैं 9 जनवरी 1915 पर, जब वो 46 वर्ष की उम्र में भारत लौटे। अब वो कोई अनुभवी युवा नहीं थे, एक परिपक्व नेता थे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उनके राजनीतिक गुरु। हाँ, गोखले ने उन्हें सलाह दी कि नरम दल और गरम दल दोनों से अलग एक बीच का रास्ता अपनाओ। और सबसे बड़ी बात ये कही कि पहले पूरे भारत को समझो। और उन्होंने इस सलाह को अक्षरे अक्षरे माना। 1915 और 1916 पूरे 2 साल उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, सिर्फ देश के गांव-गांव की यात्रा की। और ये श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले जमीनी हकीकत या ग्राउंड रियलिटी को समझना कितना जरूरी है। उनका ये रणनीतिक मौन बहुत कैलकुलेटेड था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जमीनी समझ का पहला बड़ा टेस्ट हुआ 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर वो बिहार गए थे। जी। वहाँ तिनकठिया पद्धति लागू थी। किसानों को अपनी जमीन के 20 हिस्सों में से 3 उपजाऊ हिस्सों पर नील उगाना पड़ता था। और स्रोतों के अनुसार इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही विनाशकारी था। नील की जड़ों में जो बैक्टीरिया होता है वो मिट्टी के पीएच मान को कम कर देता है, जिससे जमीन बंजर हो रही थी। बिल्कुल। अंग्रेजों को बस मुनाफे से मतलब था। लेकिन वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनका साथ दिया, जिन्हें बाद में बिहार का गांधी भी कहा गया। उन्होंने डेटा इकट्ठा किया, किसानों के बयान दर्ज किए। इसी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा की उपाधि दी थी। सही कहा। और चंपारण के ठीक बाद 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई। हाँ, वो प्लेग वाला मामला। इलाके में प्लेग फैल गया था, जिससे स्रोतों के मुताबिक आरबीसी गिर जाते हैं और सांस लेने में भारी दिक्कत होती है। और मजदूर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे। तो मिल मालिकों ने उन्हें रोकने के लिए 10 गुना ज्यादा तक प्लेग बोनस दिया। लेकिन जैसे ही बीमारी खत्म हुई, उन्होंने बोनस वापस ले लिया। मजदूर 50% बोनस मांग रहे थे और मालिक सिर्फ 20% देने पर अड़े थे। और यहीं गांधी ने अपनी पहली भूख हड़ताल का दाव चला। इसका नैतिक दबाव इतना था कि एक मिल मालिक की बहन अनुसुईया बेन पटेल भी गांधी के साथ धरने पर बैठ गई। अंत में 35% पर समझौता हो गया। और इसी साल यानी 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ। वहाँ फसल खराब हो गई थी और भारी क्रॉप फेलियर था। और अंग्रेजों का ही अपना नियम था कि अगर पैदावार 25% से कम होती है तो टैक्स माफ कर दिया जाएगा। फिर भी वो जबरदस्ती टैक्स मांग रहे थे। बिल्कुल। लेकिन गांधी ने कोई हिंसक विरोध नहीं किया। उन्होंने उसी ब्रिटिश नियम का हवाला देकर किसानों से टैक्स देने से मना करवाया और जीत हासिल की। मतलब चंपारण में डेटा, अहमदाबाद में भूख हड़ताल और खेड़ा में अंग्रेजों का ही नियम, हर बार एक नई रणनीति। एकदम। और इसके बाद आता है उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को हटा दिया था, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों में भारी गुस्सा था और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में जिन्ना ने इसका नेतृत्व करने से मना कर दिया था। तब सईद बंधुओं ने गांधी से मदद मांगी। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जिन्ना ने जिस अवसर को छोड़ दिया उसमें गांधी ने क्या देखा? उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े अवसर के रूप में देखा। वो तुरंत दिल्ली गए और खिलाफत कमेटी के मुखिया बन गए। और इसी एकता की जमीन पर उन्होंने असहयोग का विचार रखा। हालांकि ये विचार नया नहीं था, उन्होंने 1909 में ही अपनी किताब हिंद स्वराज में से लिख दिया था। हाँ,
अगर भारतीय अंग्रेजों का काम करना छोड़ दें तो उनका राज 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। और इस आंदोलन को जमीनी सपोर्ट देने के लिए तिलक स्वराज फंड शुरू किया गया 1 अगस्त 1920 को, बाल गंगाधर तिलक के निधन के बाद। और उस जमाने में इस फंड में 1 करोड़ रुपए जमा हुए थे। 1 करोड़ रुपए, ये जन समर्थन का कितना बड़ा प्रमाण था। बिल्कुल, ये साबित करता था कि पूरा देश अब उनके साथ खड़ा था। तो इस सब का असल भी क्या मतलब है? मतलब यही है कि कैसे एक औसत दर्जे के छात्र ने अपनी व्यक्तिगत अपमान को, उस ट्रेन की घटना को एक राष्ट्र की आवाज में बदल दिया। उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई, दूसरे देश में 22 साल के अनुभव और भारत की जमीनी हकीकत का इस्तेमाल अंग्रेजों के ही खिलाफ किया। और वो भी बिना कोई हथियार उठाए। इस चर्चा को खत्म करने से पहले इन स्रोतों के आधार पर एक बहुत ही गहरा विचार जहन में आता है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर उस रात मासबर्ग स्टेशन पर ब्रिटिश अधिकारियों ने गांधी को उनके प्रथम श्रेणी के डिब्बे में आराम से सफर करने दिया होता तो क्या होता? क्या दुनिया को कभी महात्मा मिल पाता? बिल्कुल। क्या ये संभव है कि अन्याय का वो एक क्षण ही वो चिंगारी था जिसने अनजाने में ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की शुरुआत कर दी थी? ये सच में सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।